स्टूडेंट्स, आज हमें अपनी कक्षा 10 का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आनुवांशिकी, जिसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो देखो, होता क्या है कि प्रत्येक जो सजीव प्राणी होते हैं वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए जनन करते हैं। तो जो जितने भी सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया द्वारा संतान उत्पन्न करते हैं। अर्थात जनन से वो क्या करते हैं, एक जो सजीव होता है वो अपने आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देता है, उनको संचरित करता है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे माता और पिता है, तो ये जब ये जनन करते हैं तो इनके जो संतान पैदा होती है उस संतान में ये माता पिता अपने जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको संतान में स्थानांतरित कर देते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए गाय का बच्चा पैदा होता है, भैंस का बच्चा पैदा होता है। जितने भी पादप होते हैं, जैसे आम का पादप है तो उसके आम के ही पौधे उत्पन्न होंगे, नीम के पौधे के नीम के पौधे ही उत्पन्न होंगे। उसी प्रकार से मानव जैसा ही संतान उत्पन्न होती है। तो इसका अर्थ ये है कि हर जीव अपने आनुवांशिक लक्षणों को अपनी संतान में ट्रांसफ़र करता है। तो जैसे जैसे मान लीजिए माता पिता है अपने गुणों को इस संतान में भेज रहे हैं, तो जो ये गुण इसकी संतान में जा रहे हैं उस प्रक्रिया को तो हम कहते हैं आनुवांशिकता। तो जो प्रक्रिया होती है उसको तो हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता, या इसको वंशागति भी कह देते हैं। देखो, अब क्या होता है कि हम ये भी देखते हैं कि जो संतान होती है वो 100% अपने माता पिता के समान नहीं होती है। कुछ उसमें ऐसे गुण होते हैं जो उसे अपने माता पिता से अलग करते हैं, अर्थात 100% वो बिल्कुल उसके समान नहीं होते हैं। तो होता क्या है कि जब माता पिता से जो आनुवंशिक गुण या लक्षण होते हैं जो संतान में जाते हैं, तो इस संचरण के दौरान जब माता पिता से गुण संतान में संचित होते हैं तो इस संचरण के दौरान कुछ आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। तो जो आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम कहते हैं विभिन्नता। क्या कहते हैं? विभिन्नता। विभिन्नता से क्या होगा, जो संतान पैदा होगी वो संतान में कुछ अलग लक्षण देखने को मिलेंगे जो अपने माता पिता से थोड़ी अलग होगी, कुछ गुणों में वो अलग होगी। तो विभिन्नता आने से क्या होती है, नई नई जातियाँ बनती है, नए नए जीव बनते हैं। तो इस सब बातों का कहना यही है कि प्रत्येक जीव अपने आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करते हैं और इस संचरण के दौरान कुछ गुणों में बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसको विभिन्नता कहते हैं। अब जो संचरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का, तो उनको तो हम कहेंगे आनुवांशिकता या वंशागति, और जो इस दौरान जो परिवर्तन आता है उसको कहते हैं विभिन्नता। तो मतलब ये दोनों साथ साथ होते हैं, आनुवांशिकता और विभिन्नता। मतलब संचरण भी होता है तो संचरण के दौरान कुछ विभिन्नताएं भी आती है। तो इन दोनों का जब हम अध्ययन करते हैं, आनुवांशिकता या वंशागति या विभिन्नता का, तो उसे ही हम आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। तो ये हमारी विज्ञान की एक बहुत बड़ी शाखा है जिसके अंदर हम आनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करेंगे। अभी इसके जो सबसे पहले और सफल जो अध्ययन किया था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये पार्ट में ये नाम बार बार आएंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ये वैज्ञानिक भी थे, टीचर भी थे। तो इन्होंने क्या किया था, इस आनुवांशिकी पर काम किया था कि किस तरह से माता पिता से गुणों का संचरण संतान में होता है और उसके लिए कौन उत्तरदायी है। और तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा था कि हम ये जानते हैं कि माता पिता से जब गुणों का संचरण होता है ना, तो वो जीनों का काम है। कौन करते हैं? वो हमारे डीएनए पर जीन होते हैं, उस जीनों के द्वारा ये काम किया जाता है। लेकिन जब मेंडल थे तो मेंडल के समय ये जीन शब्द नहीं था, तो मेंडल ने जीन की जगह एक शब्द काम में लिया था जिसका नाम था कारक। क्या कहा था उन्होंने? जीनों को कारक। फिर जॉनसन ने इस कारक का नाम ही क्या दे दिया गया? जीन दे दिया गया। तो सबसे पहले आनुवांशिकी का अध्ययन करने वाले जो सफल वैज्ञानिक थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका वास्तविक नाम तो जॉन मेंडल ही था, लेकिन ये ग्रेगर एक इनकी उपाधि थी, एक सम्मान था। जो एक चर्च के अंदर ये पादरी के रूप में काम कर रहे थे तो वहाँ पर उनको सम्मान दिया गया, तो इनका पूरा नाम हो गया ग्रेगर जॉन
मेंडल। तो देखो आज अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं पूरा। तो देखो तीसरा अध्याय है आनुवंशिकी। तो सबसे पहले हम आनुवंशिकी को हम जेनेटिक्स भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जेनेटिक्स है वो जीन से बना है। किस शब्द से बना है? जीन से। तो देखो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो आपको दोनों बता दिया कि सजीव की आनुवंशिकता और जब विभिन्नता दोनों का हम अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। देखो आनुवंशिकी जेनेटिक्स जो शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम देखो बेटसन ने किया था। ये जो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स जो शब्द था ना, हालांकि इस प्रक्रिया पर मेंडल ने पूरा अध्ययन कर लिया था, लेकिन इस शब्द का जो पहला प्रयोग था, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने 1905 में किया। तो याद रखिएगा आपको, जेनेटिक्स जो शब्द है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन ने 1905 में किया। देखो इस शब्द की उत्पत्ति, किस शब्द की उत्पत्ति? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा का शब्द है जीन, इस जीन से हुई है। तो इस जीन के कारण इसका नाम क्या दे दिया गया? जेनेटिक्स दे दिया गया। अब हम देखो ऊपर ये कह रहे हैं कि आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। अब इन दोनों को पढ़ लेते हैं। देखो आनुवंशिकता, आनुवंशिकता को अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी। तो ये होता क्या है? देखो आनुवंशिकता, तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण को ही आनुवंशिकता या इसको वंशागति भी कहते हैं, इसको वंशागति भी कह देते हैं। तो ये हो गया कि आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी माता पिता से उसकी संतान में, फिर उसकी संतान में, फिर उसकी संतान में, इस तरह से जब आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं, पहुंचते हैं, तो उसे आनुवंशिकता या वंशागति कहते हैं। देखो इस हेरिडिटी जो शब्द था इसका प्रतिपादन एक साइंटिस्ट था स्पेंसर, उसने किया था। स्पेंसर ने इस हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किया था। दूसरा देखो विभिन्नताएं क्या होती है। तो विभिन्नताएं क्या होती है? विभिन्नताओं का मतलब बदलाव। हमने कहा कि जब आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं तो उनमें कुछ बदलाव हो जाते हैं, जिससे संतान है वो 100% अपने माता पिता के समान नहीं होती है। तो देखो आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण के दौरान कुछ लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं। तो जो कुछ लक्षणों में परिवर्तन हो गया उसको विभिन्नताएं कहते हैं। तो लैंगिक जनन के दौरान भी विभिन्नताएं का कारण क्या है? देखो जब कोई जीव लैंगिक जनन करता है तो एक प्रक्रिया होती है वहाँ पर जीन विनिमय। इस जीन विनिमय में क्या होता है? जीनों का विनिमय हो जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर कुछ लक्षणों में बदलाव आ जाते हैं। तो जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं आती है, जिसके कारण संतान अपने माता पिता से कुछ लक्षणों में भिन्न हो जाती है। तो प्रश्न यहाँ पर क्या बनता है? एक तो प्रश्न ये बनता है कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इसकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, हेरिडिटी या आनुवंशिकता शब्द का प्रतिपादन किसने किया, विभिन्नताएं क्या होती है और विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है। तो विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? क्या लिखना है? जीन विनिमय, लैंगिक जनन के दौरान होने वाला जीन विनिमय। अब देखिए, अब जो ये ऊपर हमने ये बातें की कि आनुवंशिक जो गुण होते हैं या लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, और इस संचरण के दौरान कुछ उसमें बदलाव भी हो जाते हैं, परिवर्तन भी हो जाते हैं, और यही कारण है कि संतान कुछ लक्षणों में अपने माता पिता से भिन्न पाई जाती है। तो संचरण का तो मतलब हो गया आनुवंशिकता, और अलग होना, परिवर्तन होना का मतलब हो गया विभिन्नता। तो आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का जब दोनों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो देखो ये जो आनुवंशिकी है इस पर हालांकि पहले कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, लेकिन वो जो निष्कर्ष निकाले वो उसके निष्कर्ष सफल नहीं हुए। तो आनुवंशिकी पर सर्वप्रथम सफल प्रयोग करके किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल, ये एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने सबसे सफल प्रयोग करते हुए किस पर? आनुवंशिकी पर। तो आनुवंशिकी पर सर्वप्रथम सफल प्रयोग करते हुए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने नियम दिए, जिन्हें वंशागति के नियम भी कहते हैं। क्या हुआ कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने एक मटर लिया, मटर के पौधे पर अपना अध्ययन किया,
कि मटर के पौधे में किस प्रकार उसके आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं और उसमें क्या क्या बदलाव आ रहा है। तो इसका सारा उन्होंने अध्ययन किया और अपने उन अध्ययन से जो परिणाम प्राप्त हुए उन परिणाम से उन्होंने अपने नियम बनाए। उन नियमों को हम क्या कहते हैं, वंशागति के नियम, या उनको मेंडल के नियम भी कह देंगे। क्या कह देंगे? मेंडल के नियम। तो वो भी मेंडल के नियम ही, या उनको कहते हैं अपन वंशागति के या आनुवांशिकता के नियम। देखो इसी कारण से, क्योंकि मेंडल ने क्या दिया था, वंशागति के या आनुवांशिकता के नियम दिए थे। इसको वंशागति का नियम या आनुवांशिकता के नियम भी कह देंगे या मेंडल के नियम भी कह देंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को इसी कारण से आनुवांशिकी का जनक अर्थात फादर्स ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो इन्होंने सबसे पहले सफल प्रयोग किए और सफल प्रयोग करके आनुवांशिकी के नियम दिए, वंशागति के नियम दिए। इस कारण इनको आनुवांशिकी का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब देखो ये मेंडल थे, ये कौन थे, क्या थे, ये इसका थोड़ा सा जीवन परिचय अपन पढ़ लेते हैं। तो हमने पहले इसको लिख के रखा है और वो देखते हैं। देखो मेंडल का जीवन परिचय देखो, इनका जन्म है वो 22 जुलाई 1822। देखो 1822 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया जो एक कंट्री है उसमें एक प्रांत है हिंजेंड्रोफ। हेंजेंड्रोफ एक प्रांत है, एक बड़ा राज्य है ना, उसका एक गांव है सिलिसियन गांव में हुआ। तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हेंजेंडोर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। अब इनका जन्म हो गया 22 जुलाई 1822 में। देखो फिर देखो इन्होंने 1842 में देखो इन्होंने दर्शन शास्त्र, एक सब्जेक्ट होता है जिसको फिलोसॉफी भी कहते हैं अंग्रेजी में, तो उस दर्शन शास्त्र में इन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली, अर्थात इन्होंने कॉलेज पूरा कर लिया 1882 के अंदर। फिर क्या हुआ, कॉलेज या डिग्री प्राप्त करने के बाद में इनको नौकरी की ज़रूरत हुई इनको। तो इन्होंने क्या किया, 1843 में उसके अगले ही साल उसी ऑस्ट्रिया के एक शहर है जिसका नाम है ब्रुन शहर, उस ब्रुन शहर के एक चर्च था, उस चर्च में ये पादरी बन गए। तो चर्च के अंदर जो पूजा करते हैं या उसकी देखभाल करते हैं उसको पादरी कहते हैं। जैसे मंदिर में पंडित होते हैं उसी तरह से चर्च में पादरी। तो वहाँ पर ये पादरी बन गए, उस चर्च के अंदर रहने लगे। अब वहाँ पर क्या था, उस चर्च के अंदर उसके आसपास कुछ जगह थी, उसमें एक बगीचा था, एक उद्यान था। तो उस उद्यान में कुछ खाली जगह थी, तो उन्होंने क्या किया, इस चर्च के उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर, ये एक मटर का पौधा है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम, ये याद रखिएगा। इन्होंने किस पौधे पर प्रयोग किया, उद्यान मटर पर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम। इन्होंने मटर के पौधे लिए और उन मटर को पौधों को बोना चालू कर दिया। और देखो लगातार 1856 से लेकर 1863 तक, ये ध्यान रखिएगा, मेंडल ने उद्यान मटर अर्थात वैज्ञानिक नाम है उसका पाइसम सेटावियम को लेकर 1856 से लेकर 1863, 7 साल हो गए। देखो तो 1856 से लेकर 1863 तक अर्थात 7 वर्ष तक अपने प्रयोग किए इन्होंने। और क्या किया, जिन्हें पादप संकरण के प्रयोग भी कहते हैं। अब ये जो इन्होंने प्रयोग किए ना उनको पादप संकरण के प्रयोग भी कहते हैं। अब मेंडल ने क्या किया, इन प्रयोगों से निष्कर्ष निकाले। इन्होंने उनको बिल्कुल लिख लिया था, अपनी जो नोटबुक थी उसमें लिख लिया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों से जो निष्कर्ष थे, यानी मेंडल ने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष को 1865 में, यानी 63 तक इन्होंने प्रयोग किए, 7 साल तक, और 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये एक संस्था थी, ब्रून सोसाइटी, उसी ब्रून शहर में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक संस्था थी। इसके समक्ष यानी इसके सामने एक शोध पत्र के रूप में इसको प्रस्तुत किया उन्होंने, इसको पढ़ा अपने निष्कर्षों को। लेकिन ये थे, इनके निष्कर्ष बहुत जटिल थे, तो बहुत सारे लोगों के इनके निष्कर्ष है वो समझ में ही नहीं आए थे। तो 1865 में देखो इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत कर दिया, किसके सामने, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष इन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर दिया था। और उसके अगले ही साल देखो
1866 में इस सोसाइटी, जो ये ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, इसकी एक वार्षिक पत्रिका निकलती है, साल में एक बार एक पत्रिका निकलती है। उस पत्रिका में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से मेंडल के शोध पत्र प्रकाशित किया गया। जैसे अखबार में न्यूज़ आती है ना, तो उसके ऊपर हेडलाइन लिखी होती है बड़े बड़े अक्षरों में, उसी तरह से इस पत्रिका में, इस ब्रून सोसाइटी की जो पत्रिका थी, वार्षिक पत्रिका, उसमें 1866 में मेंडल के प्रयोग छप गए। और किस शीर्षक से छपे? पादप संकरण पर प्रयोग, उसकी हेडिंग ये थी, पादप संकरण पर प्रयोग शीर्षक से इनका शोध पत्र उस पत्रिका में छप गया। देखो, मेंडल द्वारा उद्यान मटर अर्थात पायसम सेटाइवम पर किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर अपने वंशागति या आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। अब मेंडल ने क्या किया? जितने भी अपने प्रयोग किए, उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले, और निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने अपने कुछ नियम बनाए, जिनको वंशागति के नियम या आनुवांशिकता के नियम या मेंडल के नियम या उसको मेंडलवाद भी कहा जाता है। तो देखो, इन्होंने अपने जो प्रयोग किए और उस प्रयोगों के बाद में जो निष्कर्ष निकले, उन निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने कुछ नियम बनाए, और उस नियमों को क्या कहते हैं? वंशागति या आनुवांशिकता के नियम या मेंडलवाद भी कहते हैं, या मेंडल के नियम भी कहते हैं। देखो, 6 जनवरी 1884 को मेंडल साहब की निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ से जीवन परिचय में देखो क्या क्या प्रश्न आते हैं यहाँ पर। एक तो इस तरह से प्रश्न आता है, मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए, तो आपको ये लिखना है। तो इनका जन्म, और दूसरी बात ये किस विषय में इन्होंने डिग्री प्राप्त की? दर्शन शास्त्र में। कौन से पादप पर इन्होंने प्रयोग किया? उद्यान मटर पर। उसका वैज्ञानिक नाम लिखो, पायसम सेटाइवम। कितने साल तक इन्होंने प्रयोग किए? 7 साल तक। वो 7 साल की अवधि कौन सी थी? 1856 से लेकर 1863 तक। इन्होंने जो अपना शोध पत्र या निष्कर्ष निकाले, वो ब्रून सोसाइटी की किस जो वार्षिक पत्रिका थी, उसमें किस शीर्षक से इनका शोध पत्र प्रकाशित हुआ? तो उस शीर्षक का नाम क्या था? पादप संकरण पर प्रयोग। मेंडल ने अपने प्रयोगों से जो नियम दिए, उनको क्या कहते हैं? तो उनको वंशागति के या आनुवांशिकता के नियम कहते हैं, या उनको मेंडलवाद भी कहते हैं। और 6 जनवरी 84 में इनका निधन हो गया था। तो ये इसी वीडियो में हम केवल अभी तक इतना मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट बातों की चर्चा करेंगे।